दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 28 मार्च 2021 को यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों पेपर अभी तक चल रहे थे, आपने देखा था बहुत सी शिफ्ट ऐसी थी जिनमें काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए। इस शिफ्ट में भी कुल मिलाकर के अच्छा पेपर रहा और हम ये कहेंगे कि बहुत अधिक टफ नहीं था, पेपर ठीक था, अच्छा पेपर था। इसलिए हम इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस के साथ एक सटीक विश्लेषण करेंगे और एक बचा हुआ पेपर है उसके लिए अपन बात करेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस है जिन पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि आज के पेपर में क्या क्या पूछा गया। CFL का पूरा नाम पूछा गया, बहुत आसान सा है। ये फ्लोरेसेंट लैंप का एक नया रूप था, हालांकि आजकल तो इसका भी उपयोग होना बंद हो गया, LED काफ़ी यूज करते हैं। CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। दोस्तों इस ऑप्शन के साथ आपको जाना था। IGBT का पूरा नाम पूछा, तो दोस्तों IGBT एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें BJT और MOSFET दोनों के गुण पाए जाते हैं और इसका जो पूरा नाम है ना वो है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। देखो बाईपोलर ट्रांजिस्टर से तो BJT और इंसुलेटेड गेट, तो जो MOSFET है ना इसका दूसरा नाम होता है IGFET, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका MOSFET का गेट जो है ना वो इंसुलेटेड होता है, तो वो इंसुलेटेड गेट इसका यहाँ नाम ले लिया। इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम है IGBT का। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि DC मोटर की गति बढ़ने पर बढ़ता है, क्या बढ़ेगा। टॉर्क दिया हुआ था, गति दिया हुआ था, इस तरह से मान लीजिए ऑप्शन में। तो हम सब जानते हैं कि गति और बैक EMF एक दूसरे के समानुपाती है। जैसे जैसे मोटर का गति बढ़ता है बैक EMF भी वैसे वैसे उसके साथ बढ़ता जाता है, तो गति बढ़ने से बैक EMF बढ़ेगा। इस ऑप्शन के साथ हमें जाना है। रनिंग कॉस्ट सबसे कम किस पावर प्लांट की होती है। रनिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो और इसको परिचालन लागत भी बोल सकते हो, यानी ऑपरेशन कॉस्ट भी। तो जो हाइडल होता है ना दोस्तों, जिसको जल विद्युत उत्पादन भी बोलते हैं अपन, हिंदी में पन बिजली घर कहा जाता है, यानी जहाँ पानी से लाइट बनती हो, जल से लाइट बनती हो। रनिंग कॉस्ट या परिचालन कॉस्ट सबसे कम इसी पावर प्लांट की होती है। थर्मल की, गैस या डीजल वाले की या न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो इनमें ऑक्सिलरी कंजप्शन बहुत अधिक होता है और रनिंग कॉस्ट इनकी ज़्यादा है। हालांकि हाइडल की इनिशियल कॉस्ट जो है ना वो सबसे अधिक होती है, यानी लागत स्टार्टिंग के समय ही आती है, बाद में जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो कोई किसी तरह की लागत इसमें नहीं आती। 3 फेज मोटर का स्टेटर किसके समान होता है ये पूछा, तो देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का, 3 फेज अल्टरनेटर का, इन सब का स्टेटर जो है ना वो एक जैसा ही होता है। सबके स्टेटर में सिलिकॉन स्टील की कोर होती है, उसमें 3 फेज़ की 3 वाइंडिंग होती है, 120 डिग्री का फेज अंतर रखा जाता है, 6 सिरे बाहर निकालते हैं और उनको या तो स्टार में या डेल्टा में जोड़ करके सप्लाई देते हैं, यानी सब में स्टेटर एक जैसा ही है। तो कहते हैं कि ऑप्शन था अल्टरनेटर, तो 3 फेज मोटर का जो स्टेटर है वो अल्टरनेटर के समान है। अल्टरनेटर की आगे रेटिंग पूछी दोस्तों, तो बहुत आसान है, KVA में होती है, और अगर KVA ऑप्शन नहीं है तो MVA की तरफ जा सकते थे, और साधारण ऑप्शन दिया हुआ था तो फिर वोल्ट एम्पियर ऑप्शन की तरफ आपको जाना था। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, यानी आभासी शक्ति में इसकी रेटिंग होती है। आगे दोस्तों सवाल दिया कि DC सप्लाई पर कौन सा लैंप ऑपरेट हो सकता है। ऑप्शन दिए थे, जैसे आर्क लैंप दे दिया था, उद्दीप्त लैंप दिया, सोडियम वेपर लैंप, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। तो हम सब जानते हैं सिनेमा प्रोजेक्टर का आर्क लैंप है, DC पर सबसे अच्छा इसी लैंप का कार्य मानते हैं अपन। तो आर्क लैंप जो है वो DC पर वर्क कर सकता है। MI टाइप मीटर के बारे में सवाल पूछा कि इसको अपन कहाँ उपयोग में ले सकते हैं। मूविंग आयरन टाइप का मीटर जो है वो AC और DC दोनों पर काम में अपन ले सकते हैं, जबकि PMMC प्रकार का मीटर जो है तो वो केवल DC पर काम में लेते हैं। मूविंग आयरन प्रकार का AC DC दोनों पर आता है। पावर सर्किट में मैक्सिमम उपभोग बिंदु पूछे थे कि कितने पॉइंट अपन
एक शक्ति सर्किट में जोड़ सकते हैं तो 2 बिंदु जोड़ सकते हैं, इसमें 3000 वाट का लोड जोड़ सकते थे। ठीक है, इसी तरह से लाइट एंड फैन में भार पूछा कि हम इसमें कितना अधिकतम भार संयोजित कर सकते हैं। बड़ा आसान सा है, लाइट एंड फैन में हम अधिकतम 800 वाट का भार संयोजित कर सकते हैं। इसमें कंज्यूमिंग पॉइंट नहीं पूछा, अगर पूछा होता तो इसमें 10 कंज्यूमिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों सवाल पूछा कि कौन सा शुष्क सेल है, ड्राई सेल के बारे में पूछा और ऑप्शन दिया होता कार्बन जिंक सेल। तो सीधी सी बात है, जो शुष्क सेल है वो कार्बन जिंक की है, यानी कार्बन और जस्ते की इसमें प्लेटें हैं। कार्बन का पॉजिटिव और जिंक जो है वो नेगेटिव होता है, यानी एनोड कैथोड की अगर बात करें अपन तो कार्बन जिंक सेल जो है वो शुष्क सेल होता है। कम्यूटेटर किसका बना होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था। हम सभी जानते हैं हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है, कठोर खिंचा हुआ तांबा जो है उसका बनता है। तो हार्ड ड्रोन कॉपर ऑप्शन के साथ हमें जाना था। और कंट्रोल एयर स्प्रिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है, जो अपने इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सूचक मापी यंत्र होते हैं ना, जैसे एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, तो इनमें जो कंट्रोलिंग फोर्स होता है 2 तरह का, ग्रेविटी और स्प्रिंग कंट्रोल। तो ये पूछा था कि वो स्प्रिंग किसकी बनी होती है, तो वो फॉस्फर ब्रोंज की होती है। राइट, इसका वहाँ पर ऑप्शन भी दिया था फॉस्फर ब्रोंज, इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और सवाल पूछा कि निम्न में से कौन सा जो है वो एनटीसी होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो किसका होता है, और इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पर कार्बन। तो नो डाउट कार्बन ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि कार्बन में क्या है, ताप बढ़ने से इसका प्रतिरोध जो है वो घटता है एक तरह से। वैसे सेमीकंडक्टर में अपन इसको मानते हैं श्रेणी में। और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक पूछा, तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 32 है, जैसे सिलिकॉन का 14 मानते हैं अपन, जर्मेनियम का 32 होता है। और लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट पूछा, तो सबसे अच्छा सेकेंडरी सेल अपन सबसे ज़्यादा इसी को मानते हैं स्टोरेज के रूप में। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो H2SO4 यानी तनु गंधक का अम्ल होता है। अब ऑप्शन के हिसाब से आप इसके ऑप्शन की तरफ जा सकते थे, यानी प्रतीक दिया था कि पूरा नाम दिया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते थे। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक भी पूछा गया, यानी जर्मेनियम का भी पूछा और यूरेनियम का भी पूछा। देखिए दोनों का पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, कितना, 92 होता है, ऑप्शन में था, बिल्कुल इसी ऑप्शन की ओर आपको जाना था। आसान से ही क्वेश्चन थे वैसे तो, यानी कुल मिलाकर के टेक्निकल अच्छा था आज के पेपर में, हम ये कह सकते हैं। डीसी जनरेटर का फॉर्मूला पूछा, प्रेरित ईएमएफ का, तो 5ZNP/60A होता है, बहुत साधारण सा था। और इसमें शायद कहीं आपको कन्फ्यूज़न नहीं किया होगा, फिर भी यदि लेप और वेव में वो कन्फ्यूज़ करे तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। लेप में P और A लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, यानी 5ZN/60A कर दो तब भी चलेगा। और वेव में 60A लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे वाले को 120 कर दो। 5ZNP तक तो ठीक है, क्योंकि वेव में A जो है वो 2 होते हैं, तो नीचे आप 120 का लिख सकते थे इसमें। खैर सिंपल क्वेश्चन आता है तो 5ZNP/60A, उम्मीद करूँगा ये ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल गया होगा। और गतिज प्रेरित ईएमएफ से एक सवाल पूछा, तो देखो गतिज प्रेरित ईएमएफ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है BLV sin थीटा। B फ्लक्स घनत्व टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर में, L चालक की लंबाई, V चालक का वेलोसिटी यानी वेग, और sin थीटा जो है वो चालक और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच छेदन का कोण होता है। तो इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल था, आई थिंक कर सकते हो। BLV का मान तो सीधा ही रखना था, बस sin थीटा की वैल्यू आपको आनी चाहिए। जैसे sin 60 दे दिया तो कितना मान रखेंगे इसकी जगह पर, बस ये आपको आना चाहिए था। फ्लक्स का SI मात्रक पूछा था, तो फ्लक्स का SI मात्रक जो है वो वेबर होता है। ठीक है, बहुत साधारण सा ही था। चुंबकीय फ्लक्स का पूछा था, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की भी इकाई पूछी गई थी, और वो भी SI मात्रक पूछा, तो वेबर प्रति वर्ग मीटर ही है। और दूसरा इसमें अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो टेस्ला ऑप्शन की तरफ आप जा सकते थे। यदि वेबर प्रति वर्ग मीटर और टेस्ला दोनों ऑप्शन थे तो फिर वेबर प्रति वर्ग मीटर की ओर ही जाना है, क्योंकि SI मात्रक अपन इसी को मानते हैं। और प्रदीप्ति दक्षता की इकाई भी पूछी गई थी, तो दक्षता जो है वो आउटपुट और इनपुट का अनुपात होता है। आउटपुट में लैंप हमें प्रकाश देता है और इनपुट में लैंप शक्ति लेता है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर। प्रकाश ल्यूमन में, शक्ति वाट में, इसलिए
ल्यूमन प्रति वाट इसकी इकाई बन गई। आगे सवाल पूछा 3 फेज मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे बदल सकते हैं। तो कोई भी 2 फेज परस्पर यदि बदलेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है, यानी स्टेटर पर जो सप्लाई मिल रही थी उसमें कोई 2 फेज बदलने थे। अब साथ में कह रहे हैं कि एक सवाल और था जिसमें सिंगल फेज मोटर के भी डायरेक्शन बदलने का पूछा गया था। तो सिंगल फेज में तो मोटरों की डायरेक्शन बदलना मोटर पर डिपेंड करता है। कौन सी मोटर का पूछा था इसके लिए ध्यान रखना होगा, एक अलग क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया। तो ध्यान रखें आप, यदि कैपेसिटर मोटर है तो स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग के सिरे बदलते हैं। यूनिवर्सल मोटर अगर है तो आर्मेचर या फील्ड के सिरे बदलते हैं। रिपल्शन मोटर यदि है तो ब्रशों की पोजीशन बदली जाती है। यानी सिंगल फेज मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज होगी ये डिपेंड करेगा कि मोटर कैसा है। और कैपेसिटर में आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा था जब कैपेसिटी और वोल्टेज दिया हुआ हो, यानी कितने फेराड या माइक्रो फेराड का जो है वो चीज़ दी हुई थी, तो Q बराबर CV होता है। हालांकि दूसरा ऑप्शन तो शायद नहीं दिया होगा, फिर भी याद रखें Q बराबर ITB होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन ये ऑप्शन शायद नहीं दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑप्शन की तरफ आप जा सकते थे। और फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का डिटेल दिया हुआ था कि पूर्ण भार है और पूर्ण दक्षता भी है, यानी अधिकतम दक्षता है। इस समय कॉपर लॉस 800 वाट है। आधे भार पर आयरन लॉस बताओ कितना है। देखो बड़ा सिंपल है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होती है जब आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर हो, दोनों 800 वाट हो गया। अब आयरन लॉस का हम सब जानते हैं कि वो चाहे आधे भार का पूछे, चाहे पूरे भार का पूछे, चाहे नो लोड का, चाहे जीरो भार का पूछे, हमेशा कांस्टेंट होता है। जब पूर्ण भार पर आयरन लॉस 800 वाट था तो आधे भार पर भी आयरन लॉस कितना होगा, 800 वाट ही होगा। उसके बाद में RMS मान, औसत मान, इनके सवाल थे। तो मैक्सिमम मान दिया था, RMS निकालना था, तो 0.707 इंटू मैक्सिमम कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से एवरेज वैल्यू भी निकालनी थी और औसत मांग, अधिकतम मांग, इनके बारे में सवाल था, यानी विद्युत उत्पादन और इनके बारे में था। बट मोस्टली यही क्वेश्चन थे इतने से। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अच्छा पेपर था। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे उनके लिए पेपर ठीक था। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं।